नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट में आने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब आइए दोस्तों, क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के लिए माध्यम से सीखते हैं। बी ऑप्शन में है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, और सी ऑप्शन में है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, और डी ऑप्शन में है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। किसी शिक्षक द्वारा जब अपनी पाठचर्या में कक्षा के वातावरण को इस अनुकूल बना दिया जाता है कि कक्षा के सभी छात्र अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हों, तो यह बच्चे में अधिगम की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाता है। अतः एक शिक्षक की भूमिका तब महत्वपूर्ण रखती है जब उपयुक्त वातावरण में बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। बी ऑप्शन में है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। सी ऑप्शन में है वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखती हैं। डी ऑप्शन में है वह अध्ययन की पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका अधिगम के संदर्भ में एक उपयुक्त संसाधन के रूप में मानी जाती है, जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को सूचना प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठ्य पुस्तक में कहानी एवं रंगीन चित्र उन्हें रोचकता प्रदान करते हैं, जिससे बच्चे उनसे आकर्षित होकर अधिक तीव्र रूप से सीखते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से रिक्त स्थान है प्राप्त की है संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रचनावाद, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद एक अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि बच्चे का अधिगम सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। यह स्पष्ट करता है कि लोग वस्तुओं व पर्यावरण का अनुभव करके और अनुभवों पर प्रतिबिंबित करके दुनिया के संबंध में अपनी समझ और ज्ञान कैसे बनाते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, अनुत्क्रमणीयता, प्रतीकात्मक विचार का विकास, और डी ऑप्शन में है अहम मान्यता। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसमें दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करते हैं। वह खेल
अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य के संबंध तथा तार्किक चिंतन के प्रति अभिज्ञान रहता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। ऑप्शन है आपके, वह शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वह अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं, वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वह सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पिछली प्रश्न में जाके, पिछले जो 1-2 प्रश्न निकले उनमें जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह किस तरह की मदद करता है। ऑप्शन है, बच्चों को उसके पाठ रटकर याद करने में। बी ऑप्शन में, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। सी ऑप्शन में, चुप्पी साधे रहने के लिए। और डी ऑप्शन में, शिक्षकों को निर्देश देने में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने में मदद करता है। जब छात्र अपना स्वमूल्यांकन करते हैं तो उससे उन्हें अपनी गलतियों और प्रगति को जानने में मदद मिलती है। इससे उन्हें सीखने के सर्वश्रेष्ठ मार्ग मिलते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दोस्तों दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है और आप बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें दोस्तों सही कथन हो जाएगा बी वाला कथन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी हमारा सही हो जाएगा। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जाता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बी ऑप्शन में है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। सी ऑप्शन में है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। और डी ऑप्शन में, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चे की क्रियाकलाप होते हैं मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, शैशवावस्था में बच्चे की क्रियाकलाप होते हैं मूल, प्रवृत्त्यात्मक, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज्ञा पालन, अध्ययन, नैतिकता, पोषण में। तो शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चे के पोषण पर होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मनोविज्ञान द्वारा निम्नलिखित में से किसे गंदी अवस्था कहा गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में मानसिक विकास का प्रमुख लक्षण है। कल्पना का बाहुल्य, रचनात्मक प्रवृत्ति, बुद्धि का विकास, मस्तिष्क का विकास। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, किशोरावस्था में मानसिक विकास का प्रमुख लक्षण कल्पना का बाहुल्य होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वह एकदम छलांग मारकर होते हैं। यह कथन किसका है। स्टैनले हॉल का, हरलॉक का, वुडवर्थ का, रॉस का।
तो यह कथन दोस्तों स्टैनली हॉल का है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किशोरावस्था में जो विकास होते हैं वह एकदम छलांग मारकर होते हैं। ये दोस्तों स्टैनली हॉल का कथन है। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार, चिंतन, तर्क, अभिप्रेरणा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के शैक्षिक अनुप्रयोग की यदि हम बात करें तो इसकी सहायता से बच्चों के सामाजिकरण तथा वातावरण के साथ उनके अनुकूलन को स्थापित करने का प्रयास किया जा सकता है, जो कि उनमें होने वाले यथावश्यक व्यवहार परिवर्तन की सहायता से ही संभव होता है। तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार स्पष्ट है, यह सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है और सामाजिक व्यवहार के अनुकूलन को सामाजिकरण का द्योतक भी माना जाता है। तो व्यवहार यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन है आपके, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। और बी ऑप्शन में है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। सी ऑप्शन में है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। और डी ऑप्शन में है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न में दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उस संदर्भ को संदर्भित करता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। इस सिद्धांत को सोवियत मनोवैज्ञानिक लीव वाइगोत्स्की द्वारा विकसित किया गया था। तो इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।